नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान जीके। और राजस्थान जीके में हम पढ़ेंगे हिस्ट्री। और हिस्ट्री का पहला टॉपिक अपना जो होगा वो होगा मारवाड़ का इतिहास। तो शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से भाग को मारवाड़ कहा जाता था। मारवाड़ का इतिहास। तो मारवाड़ का इतिहास पढ़ने से पहले हमें यह जानकारी होनी चाहिए कि मारवाड़ किस भूभाग को कहा जाता है। जिस तरह अपने शेखावाटी क्षेत्र बोला जाता है सिक्कर, चोरू, झुंझुनू को, इसी प्रकार कौन कौन से जिलों का हिस्सा जो है वो मारवाड़ रियासत के अंतर्गत आता था। तो जो पश्चिमी राजस्थान है उसके जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जालोर और कुछ भाग नागौर, इन जिलों का भाग है वो मारवाड़ रियासत के अंतर्गत आता था। इसी भूभाग को मरु प्रदेश भी कहा जाता है। इसी भाग को जोदाना भी कहा जाता है। वर्तमान में इसे जोदाना भी कहा जाता है। मारवाड़ जो रियासत थी उस पे शासन था राठौड़ों का। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार राठौड़ हैं वो शब्द जो है, राठौड़ जो शब्द है वो राष्ट्रकूट शब्द से बना है। राष्ट्रकूट शब्द से बना है। किसके अनुसार? गोपीनाथ शर्मा के अनुसार। राष्ट्रकूट से पहले शब्द बना रहटकूट, और रहटकूट का अपभ्रंश रूप ही क्या कहलाया? राठौड़ कहलाया। जो राष्ट्रकूट है वो दक्षिण भारत का एक वंश था जो मान्याखेत क्षेत्र पर शासन किया करता था। इसके अलावा राठौड़ राजस्थान में कहाँ कहाँ पर शासन था राठौड़ों का? इसके अलावा राजस्थान में राठौड़ों का शासन उत्तरी राजस्थान, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू जिले पर भी राठौड़ वंश का शासन रहा। इसके अलावा अजमेर के किशनगढ़ क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र पर भी राठौड़ों का शासन रहा था। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे राठौड़, मारवाड़ के राठौड़, उसके बाद में बीकानेर के राठौड़ और उसके बाद में पढ़ेंगे हम किशनगढ़ के राठौड़। तो इसके अलावा राठौड़ राजस्थान में लगभग 6वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी के काल को राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। तो इसके अलावा राजस्थान में राजपूतों का शासन था। लगभग राजस्थान में कहीं पे कछवा राजवंश थे, कहीं पे आमेर में कछवा राजवंश था, मेवाड़ में ससोदिया राजवंश था। लेकिन राठौड़ हैं वो अंतिम राजपूत जाति थी जो राजस्थान आई थी। ये याद रखने वाली बात है, अंतिम राजपूत जाति या वंश बोल सकते हैं, वंश था, अंतिम राजपूत वंश था जो राजस्थान में आया था। इसके बाद में राजस्थान में शासन करने के लिए कोई भी वंश नहीं आया। मुणोत नैणसी के अनुसार हम पढ़ते हैं। मुणोत नैणसी के अनुसार 1194 ईस्वी में एक युद्ध हुआ था जिस युद्ध का नाम था चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध। यह युद्ध किस किस के बीच हुआ? कन्नौज का राजा था जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच ये युद्ध हुआ। कन्नौज पे गढ़वाल वंश का शासन था, यह गढ़वाल था, और जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच ये युद्ध हुआ। कौन सा? चंदावर का युद्ध। युद्ध का परिणाम यह रहा कि जयचंद है वो वीरगति को प्राप्त हो गया और कन्नौज पर अधिकार किसका हो गया? मोहम्मद गोरी का। जयचंद का एक पुत्र था जिसका नाम था हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र क्या करता है? यहाँ से कन्नौज को छोड़ देता है, युद्ध में बच निकलता है और कन्नौज को छोड़कर चला जाता है फर्रुखाबाद, और फर्रुखाबाद पे क्या करने लग जाता है? शासन करने लग जाता है। हरिश्चंद्र के बाद उसका पुत्र शासक बनेगा,
बड़ा पुत्र शासक बनना चाहिए, तो उसका बड़ा पुत्र था सेतराम। सेतराम शासक बन जाता है फर्रुखाबाद का। लेकिन सेतराम के काल में ही फर्रुखाबाद पे आक्रमण कर देता है दिल्ली सल्तनत का सुल्तान इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश के आक्रमण से सेतराम वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं और फर्रुखाबाद पे अधिकार हो जाता है इल्तुतमिश का। अब सेतराम का एक पुत्र था जिसका नाम था राव सिंहा। राव सिंहा युद्ध से बच निकलता है और कुछ सैनिकों के साथ 15, 20, 200 जितने भी सैनिक थे उनके साथ मैं अकेला ही चला था जाने मंजिल, मगर लोग साथ आते गए कारवां बनता गया। आ जाता है राजस्थान कुछ सैनिकों के साथ। जैसे ये राजस्थान में आता है और राजस्थान के इस हिस्से पर पहुंचता है, पाली वाले क्षेत्र पर पहुंचता है, पाली के क्षेत्र पर। तो यहाँ पाली जो है, यहाँ सर्वाधिक संख्या है पालीवाल ब्राह्मणों की। तो ये पालीवाल जो ब्राह्मण हैं, ये यहाँ के स्थानीय जो लुटेरे हैं उनसे भयभीत थे। ये लुटेरे इनकी गाय या जो भी पशु हुआ करते थे उनको चुरा कर ले जाया करते थे, जिसमें मुख्य रूप से भील, मीना और मुस्लिम लुटेरे थे। जब इन्होंने राव सिंहा को देखा, योद्धा को देखा, इनके पास सैनिक थे, तो इन्होंने आग्रह किया कि हमारी रक्षा करो। तो इन्होंने क्या किया, पाली के क्षेत्र को इनसे मुक्ति दिला दी, भील मीनाओं को वहाँ से खदेड़ दिया। उसके बाद राव सिंहा को चाहिए था रहने के लिए जगह और पालीवाल ब्राह्मणों को चाहिए थी सुरक्षा। तो पालीवाल ब्राह्मणों के आग्रह पर राव सिंहा ने अपना ठिकाना किसको बना लिया, पाली को बना लिया। इसीलिए हम कह सकते हैं कि 13वीं शताब्दी में फिक्स डेट नहीं है, अलग अलग इतिहासकार अलग अलग डेट बताते हैं, तो हम मानते हैं कि ये 13वीं शताब्दी की बात है। तेरहवीं शताब्दी में हुआ क्या कि पाली के बिठू गांव या खेड़ गांव में राव सिंहा ने अपना ठिकाना बना लिया और राठौड़ वंश की स्थापना कर दी। तो राठौड़ वंश की स्थापना कहाँ हुई, पाली के बिठू या खेड़ गांव में। और इसीलिए राव सिंहा को राजस्थान में राठौड़ वंश का क्या कहा जाता है, संस्थापक कहा जाता है। तो राजस्थान में संस्थापक कौन हो गया, राठौड़ वंश का राव सिंहा। इस संस्थापक को आदि पुरुष भी बोल सकते हैं और मूल पुरुष भी बोल सकते हैं। मूल पुरुष, आदि पुरुष या संस्थापक एक ही बात है। तो राजस्थान में राठौड़ वंश का संस्थापक कौन है, राव सिंहा। शुरुआत कहाँ की, 13वीं शताब्दी में पाली के बिठू या खेड़ गांव में इन्होंने राठौड़ वंश की स्थापना की। इसके बाद जो ये बिठू गांव है, इसके अंदर एक शिलालेख है जिसका नाम है देवल शिलालेख। उस देवल शिलालेख के अनुसार राव सिंहा है वो सिंध के मुस्लिम आक्रमणकारियों से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार हमने पहले पुरुष राव सिंहा है उसका विवरण पढ़ा, उन्होंने किस प्रकार राजस्थान में अपनी सत्ता स्थापित की। घटना से हमें यह भी पता चलता है कि राठौड़, मुणोत नैनसी के अनुसार राठौड़ किसके वंशज कहलाएंगे, कन्नौज के गढ़वाल वंश से शाखा से संबंधित हैं, वहाँ के वंशज हैं। लेकिन अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग मत दिए हैं जो हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन मुणोत नैनसी यह सबसे ज़्यादा प्रचलित मत है, मुणोत नैनसी के अनुसार कि राठौड़ कहाँ से संबंधित थे, कन्नौज के गढ़वाल वंश से संबंधित थे। तो हमने पढ़ लिया राव सिंहा। राव सिंहा के बाद में शासक बनता है आस्थान। आस्थान या आसनाथ भी बोलते हैं इसको, आसनाथ। यह जालोर की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। इनके जीवन की यही महत्वपूर्ण घटना है, वैसे इतना ही याद रखना है, यह जालोर की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। उसके बाद में शासक बनते हैं दूहड़ जी।
दूहड़ जी के बारे में थोड़ा सा वर्णन देखना पड़ेगा अपने को। तो अभी तक राव सिंह ने राठौड़ वंश की स्थापना कर दी है, जालोर की रक्षा करते हुए आस्थान वीरगति को प्राप्त हो गए। अभी तक इनके पास कोई दुर्ग नहीं है और सुव्यवस्थित ढंग से शासन करने के लिए इनको चाहिए एक दुर्ग। उस समय जोधपुर में एक दुर्ग था जिसको आप लगभग जानते होंगे, जिसका नाम था मंडोर। और मंडोर पर शासन किसका था? प्रतिहार वंश का। रावण का ससुराल भी है, रावण की जो पत्नी है मंदोदरी वो यहीं की रहने वाली थी, मंदोदरी। इस शब्द का संधि विच्छेद होता है मंद प्लस उदरी। मंद प्लस उदरी का मतलब, मंद का मतलब पतली, उदरी का मतलब कमर, पतली कमर, जीरो फिगर। और रावण का ससुराल है, इसीलिए जोधपुर के लोग हैं वो दशहरे पर रावण दहन नहीं करते, क्योंकि वो वहाँ के क्या थे? जवाई थे। जवाई हो कहीं को भी हुआ, अच्छो बुरो मारो, लेकिन सम्मान करें भी को। तो पूरे भारत में रावण दहन किया जाता है दशहरे पर, लेकिन जोधपुर में नहीं किया जाता। ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन पूछे हुए हैं एक दो बार। कहाँ पे रावण दहन नहीं किया जाता? जोधपुर में नहीं किया जाता। और रावण का ससुराल या मंदोदरी कहाँ से थी? मंडोर से थे। तो दूहड़ जी ने इस दुर्ग को प्राप्त करने की कोशिश की, दुर्ग पर आक्रमण किया, लेकिन क्या रहे? असफल रहे। उसके बाद में दूहड़ जी ने आगो रात ने एक दिन सपना में क्या हो, गलत मत सोचियो, माता आई कौन सी? चक्रेश्वरी माता। मंदिर कठे है कन्नौज में, पहले था कन्नौज में मंदिर है। चक्रेश्वरी माता ने दर्शन दिए रात को दूहड़ जी को। दूसरे ही दिन दूहड़ जी के पास एक ऋषि थे जिसका नाम था लुम्बा ऋषि। लुम्बा ऋषि को भेज दिया कन्नौज क्या करने? माता की मूर्ति लाने। लुम्बा ऋषि गए, माता की मूर्ति लाए, और दूहड़ जी ने उस मूर्ति को बाड़मेर के नागाना गांव में स्थापित करवा दिया। बाड़मेर के नागाना गांव में स्थापित करवा दिया। नागाना गांव में स्थापित होने के कारण चक्रेश्वरी जो माता है वो कौन सी माता के नाम से जाने लगी? नागणेचिया माता के नाम से जाने लगी। तो चक्रेश्वरी माता या नागणेचिया माता जो है उसका मंदिर कहाँ पर था, कहाँ पे बनाया था? दूहड़ जी ने बाड़मेर के नागाना गांव में। मूल मंदिर है वो कहाँ पे था? कन्नौज में। वहाँ से मूर्ति कौन लेके आया? लुम्बा ऋषि। किसने मंगवाई? दूहड़ जी ने। और माता ने सपने में दर्शन दिए थे दूहड़ जी को, वो दिए थे नीम वृक्ष के नीचे। इसलिए राठौड़ सरदार हैं आज भी वो नीम वृक्ष की पूजा करते हैं और उसको काटते नहीं हैं। और जो नागणेचिया माता है, चक्रेश्वरी माता है, ये है राठौड़ वंश की कुल देवी। एक होती है कुल देवी और एक होती है आराध्य देवी। आराध्य देवी अलग अलग राजाओं की अलग अलग होती है। कुल देवी है वो पहले परंपराओं के आधार पर चली हुई होती है। आराध्य देवी बाद में जो शासक बनते हैं उनमें से कोई भी अपना सकता है, और अलग अलग राजाओं ने अलग अलग आराध्य देवियों को अपनाया है, लेकिन जो कुल देवी होगी वो कुल देवी रहेगी। तो नागणेचिया माता है वो राठौड़ वंश की क्या है? कुल देवी है। और इसी मंडोर को प्राप्त करते हुए दूहड़ जी भी क्या हो जाते हैं? वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। दूहड़ जी के दो पुत्र थे, मल्लीनाथ और दूसरे का नाम था विरमदेव। शासक बड़ा पुत्र बनेगा तो बड़ा पुत्र कौन था इनमें से? मल्लीनाथ। मल्लीनाथ जी शासक बने, लेकिन इनको राजपाट से कोई मतलब नहीं था, इसलिए इन्होंने अपना राज विरमदेव का पुत्र था राव चूड़ा, उसको सौंप दिया। किसको सौंप दिया? राव चूड़ा को सौंप दिया। और खुद चले गए, बाबा जी बन गया, और खुद चले गए बाड़मेर में लूनी नदी के किनारे एक कस्बा है तिलवाड़ा। कौन सी नदी के किनारे? तिलवाड़ा लूनी नदी के किनारे स्थित है। वहां जाकर भक्ति करने लगे और वहीं पे इन्होंने समाधि ले ली। और बाड़मेर का एक कस्बा है जिससे बोलते हैं
मालानी, जहाँ के घोड़े बहुत ही प्रसिद्ध माने जाते हैं, मालानी नस्ल के घोड़े बहुत प्रसिद्ध हैं। इस मालानी जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र का नाम मल्लीनाथ जी के नाम पर ही क्या रखा गया था, मालानी रखा गया था। अब शासक कौन बन गया, राव चूड़ा। अब पढ़ते हैं राव चूड़ा। किसके सहयोग से शासक बने, मल्लीनाथ जी के सहयोग से शासक बने। राव चूड़ा किसके पुत्र थे, विरमदेव के पुत्र थे। अब राव चूड़ा के शासन के काल की महत्वपूर्ण घटनाओं के वर्णन है। राव चूड़ा के काल में क्या हुआ, मंडोर पर आक्रमण कर दिया मुस्लिम आक्रमणकारियों ने। और उस समय मंडोर का प्रतिहार वंश का राजा कौन था, गांगदेव। कौन था, गांगदेव। और मुसलमानों ने इस दुर्ग को प्राप्त कर लिया। गांगदेव चला गया किसके पास, राव चूड़ा के पास। और राव चूड़ा ने जाके बोले दुर्ग चाहे, दुर्ग तो खोस लियो। राव चूड़ा बोले दुर्ग दिवा देंगे वापस। बोले कोई तरकीब, बोलो तरकीब है। तो ये जब दुर्ग मुसलमानों ने अधिकार किया था, उस समय गर्मी का मौसम था, तो कुछ ही दिनों बाद में बारिश होने वाली थी। तो बारिश होने के बाद में अंदर जो घोड़े हैं उनके लिए क्या चाहिए, घास। तो जैसे ही बारिश हुई, अंदर के जो सैनिक थे वो बाहर जंगल में घास लाने गए। गांगदेव और राव चूड़ा दोनों घास में छिपकर दुर्ग के अंदर गए और उन्होंने युद्ध किया और दुर्ग अपने कब्जे में ले लिया। इस प्रकार राव चूड़ा के सहयोग से गांगदेव ने दोबारा प्रतिहार वंश का अधिकार हो गया, अपना जो मंडोर था वो प्राप्त कर लिया और मंडोर पर दोबारा किसका अधिकार हो गया, प्रतिहार वंश का हो गया। अब इस घटना से क्या हुआ कि गांगदेव है, उसके एक पुत्री थी जिसका नाम था लीलादे। गांगदेव ने क्या किया कि लीलादे का विवाह किससे करवा दिया, राव चूड़ा से करवा दिया। और राव चूड़ा से विवाह करवाने के पश्चात ये जो दुर्ग है वो दहेज में किसको मिल गया, राव चूड़ा को मिल गया। तो राव चूड़ा ने दुर्ग प्राप्त कर लिया है, लेकिन प्राप्त कैसे किया है, दहेज में। किससे, प्रतिहार वंश से। अब प्रतिहार क्या करेंगे, प्रतिहार है वो सामंतों की तरह कार्य करने लगे, किसके नीचे, राव चूड़ा के नीचे। इसलिए राठौड़ वंश में सामंत प्रथा की शुरुआत किसके द्वारा की गई, राव चूड़ा के द्वारा शुरू की गई। आगे जाकर ये विकसित होगी तो ये होगी राव जोधा के काल में, लेकिन अभी शुरुआत किसने की है, राव चूड़ा ने। तो अब इनके पास दुर्ग आ गया। राव चूड़ा के लिए और महत्वपूर्ण घटनाएं को देखते हैं। राव चूड़ा है, उसने नागौर के पास एक तो चूड़ासर कस्बा और एक चूड़ासर तालाब का निर्माण करवाया। इसके अलावा राव चूड़ा ने जोधपुर में एक माता का मंदिर है जिसका नाम है चामुंडा माता। कहाँ पे है, जोधपुर के, कहाँ पे, जोधपुर में चामुंड गांव में। चामुंड गांव में चामुंडा माता का मंदिर था। उसकी मूर्ति कहाँ स्थापित करवा दी, मंडोर में स्थापित करवा दी। ये जो चामुंडा माता है, यह है प्रतिहार वंश की कुलदेवी, प्रतिहार वंश की कुलदेवी। और राव चूड़ा भी चामुंडा माता का भगत था, इसलिए राठौड़ों की क्या हो जाएगी, आराध्य देवी। राठौड़ों की क्या हो जाएगी, आराध्य देवी। चामुंडा माता का मंदिर कहाँ था, जोधपुर के चामुंड गांव में, और उसे मंडोर में किसने स्थापित करवाया, राव चूड़ा ने। और राठौड़ों की क्या है ये, आराध्य देवी, और प्रतिहार वंश की क्या थी, कुल देवी।
दूसरी घटना, रावचूड़ा के जीवन के काल की दूसरी घटना क्या है? रावचूड़ा की एक पत्नी थी जिसका नाम था चांद कंवर। उसने मंडोर के अंदर ही चांद बावड़ी का निर्माण करवाया। ये पूछा गया हुआ है, चांद बावड़ी कहाँ है? मंडोर में। और किसने करवाया था? चांद कंवर ने मंडोर में। चांद कंवर जो रावचूड़ा की पत्नी थी, उन्होंने चांद बावड़ी का निर्माण करवाया था। जैसे ऋषि जो 20-20 हजार साल तपस्या करते थे, उनके पास भी अगर इंद्र एक बार मेनका भेज देता था तो उनका ध्यान टूट जाता था। तो रावचूड़ा तो चीज़ ही क्या है? तो रावचूड़ा के लिए क्या हुआ कि इनकी एक पत्नी थी जिसका नाम था किशोर कंवर। इसी को मोहिलानी भी बोलते हैं। ये नाम मोहिलानी दिया है गोपीनाथ शर्मा ने। किसने दिया है? गोपीनाथ शर्मा ने ये नाम दिया इसको। इसका पुत्र था कान्हा। और रावचूड़ा का एक पुत्र और था, बड़ा पुत्र रणमल। तो परंपराओं के हिसाब से शासक कौन होना चाहिए? रणमल। लेकिन ये मोहिलानी यार जो किशोरी कंवर है, ये बहुत ही सुंदर थी, इसलिए इसकी बात कौन मानता था? रावचूड़ा। इसलिए इस किशोरी कंवर ने रावचूड़ा से कहा कि अगले आने वाला जो शासक है वो रणमल नहीं होना चाहिए। कौन होना चाहिए? कान्हा होना चाहिए। तो आगे शासक कौन बनेगा? कान्हा बनेगा। रणमल को दी जाएगी जोजावर की जागीर। कहाँ की जागीर? जोजावर की जागीर। रणमल के एक बहन थी हंसाबाई। उस हंसाबाई को लेकर रणमल है वो नाराज होकर कहाँ चला जाएगा? मेवाड़। कहाँ चला जाएगा? मेवाड़। और शासक कौन बन जाएगा यहाँ पे? कान्हा। तो ये बात थी। रावचूड़ा है 15 मार्च 1423 को जैसलमेर के भाटियों ने पुंगल में रावचूड़ा की क्या कर दी? हत्या। यह भी कहाँ है? जैसलमेर में ही है। तो रावचूड़ा की क्या हो गई है? 1423 में हत्या। जैसलमेर के भाटियों ने पुंगल में रावचूड़ा की क्या कर दी है? हत्या कर दी है। अब शासक कौन बनेगा? कान्हा। वो बड़ो उटपटांग किस्म का आदमी हो। कुछ लोग कहते हैं कि ये युद्ध में मारा गया, जबकि करणी माता जो है उनके जो चिरजा उनके भजन है उनमें ये कहा जाता है कि इसकी हत्या किसने की थी? करणी माता ने की थी। कैसे हुआ क्या? मतलब उटपटांग किस्म का आदमी हो। और करणी माता जी एक दिन जंगल के मार्ग चला रहे अपनी आपकी भेड़, वो भी चले गो। वो भी जाके करणी माता ने बोले उड़े तो अपना घोड़ा चलेगा अल्ले हटाट हम ना। करणी माता बोली भाई चले जा हमें भी बोले जा वाला जी ना। वो खब्बी कर दी। खब्बी के करी बोले मैं सुनिए तू बड़ा चमत्कार करे, मैंने भी कोई एक आधो चमत्कार दिखाए। करणी माता बोली ना रे क्या क्या चमत्कार करूँ रे भाई? बोलो ना दिखा। बोली पूछ के पूछना तन। बोलो मन यह बता कि मैं मरूंगा कद? तो पूछ रहे हो भी के है? बोलो मैं मरूंगा कद? बोली कोई ढंग की चीज पूछ ले, के मरे को पूछ रहे। लेकिन मान्यो नहीं हो भी जिद्दी पक्को। बोलो ना बता है मन तो जना मानो मत हो कि तू चमत्कार करे। करणी माता बोली 12 मन्ना के माँ काम हो जाएगा। वो भी बोलो ना मान्यो अब भी को नहीं बाद को पक्को है। बोले 12 मन्ना को तो मैं तो राजा युद्ध करता रहा, कट्ठे भी मर जाऊंगा और 12 मन्ना में मर जाऊंगा, तेरो नाम हो जाएगा। कोई करणी माता कहो जना मरगो नहीं कौन मर तो।
सही बता। बोलो सही बताऊं? बोले सही बता। बोले 1 माह। बोलो ना, एकदम पक्की डेट 28, टाइम सहित। बोले 28 ना। करनी माता एक लाइन सारी बोली, लाइन ने पार करते हैं बढ़िया। तो कान्हा है, उसने कहते हैं कि कान्हा ने लाइन को पार किया और पार करते ही करनी माता के शेर ने उसे मार डाला। तो ये थी, और यह हकीकत है कि कान्हा का जो शव है वो जंगल में जानवरों द्वारा नोचा हुआ मिला था। तो कुछ इतिहासकार कहते हैं कि वो युद्ध में घायल हो गए थे, और जो करनी माता के भजन है चिरजा, उनमें यही लिखा था करनी माता के ने उनकी क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी, उनके शेर ने उनकी हत्या कर दी थी। अब कान्हा की हत्या हो गई है 1427 में। कान्हा का एक भाई है सत्ता, अब शासक बनेगा सत्ता। सत्ता भी कुछ ही समय तक शासक बना। इसी बीच सत्ता का एक पुत्र था रणभद्र, और एक था बाही रणधीर। इन दोनों में क्या हो गया, मतभेद हो गया, और दोनों में संघर्ष शुरू हो गया। और संघर्ष का परिणाम यह निकला कि रणधीर ने किसको बुला लिया, मेवाड़ से रणमल को बुला लिया। और रणमल इसी मौके की तलाश में था, और रणमल ने आते ही किस पे, मेवाड़ की सेना, मेवाड़ में तो की सेना के संयोग से किस पर अधिकार कर लिया, मारवाड़ पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार अब किसका अधिकार हो गया है मेवाड़ पर, मारवाड़ पर रणमल का अधिकार हो गया है। आगे आने वाले क्लास में हम पढ़ेंगे रणमल किस तरह है इसने अपनी बहन का विवाह किया। सबसे पहले आने वाला सरदार कौन था, राव सिंहा। राव सिंहा के बाद में शासक बना आस्थान। आस्थान के बाद में दूहड़ जी। दूहड़ जी की महत्वपूर्ण घटना क्या थी, उन्होंने चक्रेश्वरी माता की मूर्ति जो कन्नौज है वहाँ से मंगवाई लुम्बा ऋषि के सहयोग से, और उसे नागाना गांव में, बाड़मेर के नागाना गांव में स्थापित करवाया। तब से चक्रेश्वरी माता है वो कौन से नाम से जाने लगी, नागनेचिया माता के नाम से जाने लगी। और नागनेचिया माता ही राठौड़ों सरदारों की क्या है, कुल देवी है। उसके बाद में शासक बना रावचूड़ा। रावचूड़ा को मंडोर प्राप्त हो गया। दहेज में विवाह किससे किया, लीलादे से। और प्रतिहार है वो करने लगे सामंतों की तरह है, नीचे काम राठौड़ों के। और रावचूड़ा के बाद में कान्हा के जीवन की कोई महत्वपूर्ण घटना है नहीं। और अब कान्हा के बाद में सत्ता के बाद में रणमल जो मेवाड़ चला गया था, रावचूड़ा का पुत्र, वो वापस कहाँ आ जाएगा, मारवाड़ आ जाएगा।